Hello everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So in this video today we will discuss about Nursing Foundation 1 का हमारा जो यूनिट 5 है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, इसको आज हम लोग 1 शॉट में देखेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 1 से लेकर 4 तक अगर नहीं देखे हैं वीडियो 1 शॉट का तो आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। सो हर यूनिट की तरह इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में बार बार पूछा जाता है और आपको कैसे लिखना होगा, इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, ये सारा चीज़ मैं वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो मेक श्योर कि आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस यूनिट को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस जो आपको पढ़ना है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि जब से न्यू सिलेबस आया है, सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ है, तब से आप चाहे कितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख ले, आपको हर एक जो आपका सिलेबस में टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए आपका, तभी आप यूनिवर्सिटी में पास होने तक का भी उम्मीद रख सकते हैं। क्योंकि कोई भी पॉइंट कहीं से भी उठा कर दे देता है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो एनालाइज कर लीजिएगा। सबको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से बहुत जल्द आपका टॉपिक कवर करवा दूंगी। सो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपके सिलेबस में है और उसके बाद आता है पर्पस ऑफ रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड। तो चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? डॉक्यूमेंटेशन वही चीज़, जैसे कि आपका अपना आप जब कॉलेज आए होंगे तो आपसे आपका सर्टिफिकेट मांगा गया होगा, डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए बोला गया हो, तो वो क्या बताता है, वो क्यों मांगा गया था? क्योंकि वो आपके बारे में आपका इन्फॉर्मेशन बताता है कि आपने क्या कैसे पास आउट किया है, कितने मार्क्स है, वो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन एक बताता है। लेकिन यहाँ तो रिलेटेड है एक पेशेंट एंड हॉस्पिटल से, तो यहाँ पे चीज़ें क्या बताएगी? तो ये डॉक्यूमेंट जो है इट्स सर्व परमानेंट एक रिकॉर्ड है ऑफ क्लाइंट इन्फॉर्मेशन एंड केयर। क्या उस उनकी क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन और उनको आप क्या केयर दिए, वो सारा चीज़ डॉक्यूमेंट में रहता है। डिफिनेशन क्या है? तो डॉक्यूमेंटेशन इज अ डिफाइंड एज अ रिटेन एविडेंस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द हेल्थ एक्सपर्ट। एक तरह का कम्युनिकेशन ही है जो कि रिटेन फॉर्म में रहता है। क्या बातचीत हुआ, क्या इंटरेक्शन हुआ किसके बीच में? हेल्थ एक्सपर्ट जैसे कि डॉक्टर सब हो गए, नर्सेस एंड पेशेंट के फैमिली एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही है, वो सारा एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रहता है, यही डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पर्पस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट था तो सीधा आपसे क्वेश्चन रिकॉर्ड पूछ सकता है, रिपोर्ट पूछ सकता है। तो आगे हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ही देखेंगे, लेकिन जब भी आपसे 5 मार्क्स में से रिकॉर्ड पूछे तो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी कि यहाँ इंट्रोडक्शन पर्पस ये सब बताने के बाद टाइप ऑफ रिकॉर्ड, तो वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम में मेंशन करना होगा। सो रिकॉर्ड क्या है? तो रिकॉर्ड आर अ परमानेंट रिटन कम्युनिकेशन दैट डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन रिलेवेंट अ पेशेंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ये क्या है? परमानेंट रिटन कम्युनिकेशन है। इसमें भी आइडिया ये सब शेयर ही चीज़ें हो रही है। दैट डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन पेशेंट के बारे में उन्हें कैसा केयर दिया जा रहा है। दे आर रिटन स्प्रेड नॉलेज ऑफ इवेंट। क्या पेशेंट के साथ हो रहा है वो इवेंट को रिटन फॉर्म में उसमें लिखा जाता है। जब उसे पढ़ते हैं तो नॉलेज उससे स्प्रेड होता है, जो चीज़ें उसमें लिखी हुई है। सो ये तो रिकॉर्ड का सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब हमें देखना है कि अब आपको लग रहा होगा कि डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड में क्या डिफरेंसेस है या नहीं है। तो देखिए, आपसे ना तो कभी एग्जाम में आएगा ना आपको इतना टेंशन लेना है। अगर बस इतना ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कई बार एक ही वे में यूज होती है, लेकिन दोनों एक नहीं है। बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें देखा जाता है कि ये लीगली जो है वो कभी कभी फेल हो जाता है अगर लीगल की बात किया जाए तो। लेकिन रिकॉर्ड जो है वो लीगल तरीके से भी, जब कोई पुलिस या फिर कोई अनऑथराइज जैसी चीज़ें आती है तो इसका ये रिस्पॉन्स लेता आएगा। पर्पस अब हम देखते हैं रिकॉर्ड का, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छा, रिकॉर्ड क्यों किया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन क्यों किया जाएगा? आप खुद सोच, इसके थ्रू जो है पेशेंट के बारे में पता चलेगा। एजुकेशन, इसमें पेशेंट का सारा जो है वो डायग्नोसिस, कैसे ट्रीटमेंट मिला, वो सारा चीज़ें लिखी रहती है। तो एजुकेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट, तो वही एक एक करके हम लोग देखते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? रिकॉर्ड आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। रिकॉर्ड्स ऑफ पास हिस्ट्री ऑफ वर्क, क्या है आप काम किए, ये रिटन फॉर्म में एक तरह का कम्युनिकेशन ही होता है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुकी हूँ, मेक श्योर कि आप वीडियो वो देख लीजिएगा। यूनिट 4 है वो। एजुकेशन रिसोर्सेज, डैट मीन के कैसे साइंस सिम्टम, जितने भी पेशेंट का क्या बिहेवियर है, क्या डायग्नोसिस हुआ, सारा चीज़ें लिखा हुआ रहता है।
तो ये का स्टूडेंट जो वहाँ प्रैक्टिस के लिए जाते हैं वो सारी चीज़ें देख के उनके लिए एजुकेशन का भी सोर्स बनता है। नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्ड का पर्पस ऑफ फाइनेंशियल बिलिंग। फॉर रिकॉर्ड प्रॉपर बिल, जितने भी बिल पे करना, कहाँ पे क्या खर्चा हुआ है, सारा चीज़ रिकॉर्ड में लिखा हुआ था। तो फाइनेंशियल कितना खर्चा हुआ ये भी हमें इससे पता चलता है। असेसमेंट, डेट मीन्स कि असेस कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट बाय द यूज ऑफ रिकॉर्ड, जैसे कि ग्लूकोज लेवल। डेट मीन्स कि नेक्स्ट आता है हमारा ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड वी कैन चेक हिस्ट्री ऑफ एनी इंडिविजुअल हॉस्पिटल मैनेजमेंट। वहाँ पे इंडिविजुअल का क्या हिस्ट्री है, बेसिकली इसका मतलब है कि वहाँ जांच ये सब देखते रहना। जो पेशेंट का, जो इंडिविजुअल को वहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रहा है हॉस्पिटल में, वो सारी चीज़ें सही है कि नहीं है, मॉनिटर ये सब करते रहना। रिकॉर्ड के थ्रू ही हमें मिलता है। लीगल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स कि रिकॉर्ड प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शन इन लीगल एक्टिविटी। लीगल एक्टिविटी आपको पता ही होगा कि अगर पेशेंट, हम किसी के ऊपर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनके ऊपर केस कर दे कि हमें गलत जो है वो मेडिकेशन हमें दे दिया गया है, तो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास एविडेंस रिकॉर्ड ही रहता है जिनको दिखाएगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया, मैंने इनको कोई गलत चीज़ें नहीं दी हैं, जो इनके लिए इम्पॉर्टेंट था वही चीज़ें दिए हैं। जैसे ऐसा तब होता है जब किसी पेशेंट का डेथ होता है तो उनके फैमिली वाले कभी कभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे ही केस कर देते हैं। तो लीगली ये ही रिकॉर्ड दिखाया जाता है कि मैं सही हूँ, जो इनको ज़रूरत था वही जो है ट्रीटमेंट में प्रोवाइड किया हूँ। इनकी डेथ कोई और कंडीशन से हुई है, मेरी ट्रीटमेंट की वजह से नहीं हुई है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो लीगल एडमिनिस्ट्रेशन, और यही चीज़ें मैं डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड में डिफरेंसेस बताने की कोशिश भी कर रही थी कि डॉक्यूमेंटेशन कभी कभी लीगली अकाउंटेबिलिटी नहीं देता है, जवाब नहीं दे पाता, लेकिन रिकॉर्ड देता है। अब हमें देखना है, क्योंकि रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, तो प्रिंसिपल क्या है रिकॉर्ड का। तो बहुत ही सिंपल है कि कोई भी चीज़ आप लिख के अपना नोट्स ही रखते हैं तो सबसे पहले तो वो क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर मैं भी आपको नोट्स ही ऐसा नहीं दूंगी तो आप कैसे इंफॉर्मेशन ले पाइएगा। तो वही चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड में भी जो है वो ध्यान रखना होता है। रिकॉर्ड शुड बी रिटन बाय ब्लैक इंक टाइप फॉर्म। देखिए आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, रिकॉर्ड को ना ज़्यादातर ब्लैक इंक से लिखा जाता है। क्यों आप पूछिएगा, तो ब्लू इंक ना मतलब सभी के पास होता है, ऐसा इसका रेशनल देखा जाता है कि ब्लू इंक तो सभी के पास होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं वो ब्लैक इंक जब यूज करते हैं तो उससे जो है वो दूसरे उनको ना फील करे या फिर कोई काट छाट ना हो, इसके लिए ब्लैक इंक जो है वो ज़्यादा यूज किया जाता है और विजिबल भी ज़्यादा होता है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक इंक यूज करना है हमें रिकॉर्ड में। प्रॉपर डेट टाइम शुड बी रिटेन, तभी पता चलेगा किस टाइम में आप क्या दिए हैं, किस डेट में आप क्या दिए हैं मेडिकेशन या केयर। इफ़ एनी मिस्टेक अगर हो गया है तो प्रीवियस रिकॉर्ड देन क्रॉस एंड राइट न्यू थिंग एंड साइन योर सेल्फ। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि अगर आप रिकॉर्डिंग करते वक्त कोई गलती हो गई है तो बस आपको ऐसे कट करना है। और जब जैसे कि आप पैरासीटामोल का आप 250 mg दिए हैं, लेकिन वहाँ पर अगर 500 mg रिकॉर्ड में लिखा गया तो इसे बस कट कीजिए और यहाँ पे 250 लिखिए और फिर आपको अपना सिग्नेचर, जैसे मेरा पम्मी है तो मैं ऐसा सिग्नेचर कर दूंगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है ताकि पता चलता है कि ये गलती जिससे हुई थी वही इस चीज़ को सुधार के लिखा और ये चीज़ें सही है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड शुड बी केप्ट इन सेफ पैलेस। सही जगह पे रखिए ताकि दूसरा उसे ना मतलब उसमें कोई काट पीट या फिर दूसरा कोई उसे गलत इस्तेमाल ना कर सके। हम लोग आगे भी देखेंगे जब कॉन्फिडेंशियलिटी देखेंगे। रिकॉर्ड शुड बी ब्रीफ एंड एक्यूरेट, छोटा होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल था रिकॉर्ड का। तो रिकॉर्ड का हम लोगों ने इसका पर्पस देखा, प्रिंसिपल देखे। अब हम लोग रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट आर द ओरल और रिटन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर बिटवीन द नर्स और अ नंबर ऑफ पर्सन। ये क्या है? हम लोग जैसा कि रिकॉर्ड देखे थे वो सिर्फ और सिर्फ रिटन फॉर्म में होता है, लेकिन रिपोर्ट जो है वो ओरल और रिटन दोनों में हो सकता है और ये भी इंफॉर्मेशन ही बताता है पेशेंट के बारे में। रिपोर्ट इज कॉन्साइज एंड कंटेंट पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन। इसमें ये जो है वो
अगर कोई बात हो या फिर कोई एबल इंफॉर्मेशन जल्दी का हो तो वो कॉन्साइज वे में बता देती है। लेकिन रिकॉर्ड वहीं पे बहुत लॉन्ग इंफॉर्मेशन जो है उसमें रिकॉर्ड रहता है और बहुत दिनों तक उसे स्टोर करके और पेशेंट का इंफॉर्मेशन ये सबको रखा जाता है। अगर थोड़ी सी मैं डिफरेंसेस आपको बताऊं कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो रिकॉर्ड जो है वो रिटन फॉर्म में होता है और जबकि रिपोर्ट जो है ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में होता है। रिकॉर्ड को हम लोग बहुत ज़्यादा सेफ रखते हैं लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि वो लीगली वो रिस्पॉन्स मतलब अगर जब हमें जवाब देना हो, अकाउंटेबिलिटी हो तो वो परफॉर्म करता है। लेकिन ये सम टाइम बाद जो है वो जनरल हो जाता है, क्योंकि इसमें उतना भी कोई हमें ध्यान देने वाली बातें नहीं रहती है। बस ये जो चीज़ें हुई है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर शिफ्ट चेंज होता है तो क्या क्या हमें एक नर्स हम परफॉर्म किए और फिर जो नई नर्स आई उनको क्या क्या देना है, आगे टाइप्स में हम लोग देखेंगे तो ये सारी चीज़ें बताती है। नेक्स्ट अगर इम्पॉर्टेंट एक और मैं डिस्कस कर दूं तो रिकॉर्ड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर कंपैरिजन हम लोग रिपोर्ट देखें तो। अब हम लोग पर्पस देख लेते हैं। आपको रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट में डिफरेंसेस पता चल गया होगा अब तक। पर्पस क्या है इसका, तो टू शो द काइंड एंड अमाउंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड ओवर द स्पेसिफाइड पीरियड। जैसा कि मैं बताई कि एक शिफ्ट में जैसे कि 6 आवर का एक नर्स का जो है वो ड्यूटी था, तो उसमें वो क्या जो है वो अपना काम की और आगे क्या काम करेगी आके नर्स, वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड का एक इन्फॉर्मेशन बता देता है। टू इलिस्ट्रेट द रीचिंग गोल, एक गोल बनेगा कि हाँ हमें अगर किसी को फीवर है तो उसे जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है, तो ये गोल बना के और उसमें पहुंचने की कोशिश होती है इस रिपोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, एज एन एड टू स्टडिंग हेल्थ कंडीशन, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि अभी पेशेंट का कंडीशन कैसा है। एज एन एड टू प्लानिंग, और उसी के हिसाब से कैसा पेशेंट का कंडीशन चल रहा है और हमें क्या देना होगा इसके लिए, इसके रिपोर्ट के थ्रू हम लोग प्लान करते हैं। जैसे कि एक नर्स दूसरे नर्स को जो बता के गई कि ऐसा इनकी कंडीशन है, तो इसी रिपोर्ट के थ्रू जो नर्स है वो प्लानिंग करेगी। टू इंटरप्रेट द सर्विस टू पब्लिक टू द अदर इंटरेस्टेड एजेंसी, और एक रिपोर्ट के थ्रू ही आप अगर देखे होंगे जब भी हॉस्पिटल गए होंगे तो आपको सीबीसी का रिपोर्ट ये सब आता होगा, तो वो चीज़ें आपके पास होती है और उसी के बेसिस पे या फिर क्या मेडिकेशन सब दिया गया, इसके बेसिस पे हम लोग किसी भी पेशेंट का देख सकते हैं कि उनको एजेंसी डेट मीन्स को हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें उनको मिल रही है, केयर, ये सब। प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल रिपोर्ट के लिए क्या है, तो इसमें भी क्लियर होना चाहिए, सही बातें होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। इंडिकेट परफॉर्मिंग टास्क हेल्थ केयर टीम क्या टास्क परफॉर्म किए वो चीज़ें ये इसमें इंडिकेटेड रहता है। रिपोर्ट शुड बी इंक्लूड फॉर प्रॉब्लम रिलेटेड टू सप्लाई एंड इक्विपमेंट, इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं कि आपके वार्ड में आपको इक्विपमेंट जो चाहिए था वो सप्लाई अगर नहीं मिली तो आप एक रिपोर्ट में लिख सकते हैं, जिसके वजह से जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट हो उसके तक इन्फॉर्मेशन जा पाए। रिपोर्ट शुड बी रिटेन यूजिंग ओनली स्टैंडर्ड एब्रीविएशन इसमें जो है स्टैंडर्ड यूज करना, लाइक जैसे कि BD और TD यूज करते हैं ना हम लोग और एक मेडिकेशन के लिए, तो वो सारी एब्रीविएशन स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि कोई एब्रीविएशन मतलब छोटा फॉर्म में हम अगर लिख भी रहे हैं तो एकदम से ऐसा भी जैसे कि किसी चीज़ का हम CP लिख दे रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। अब इसका मतलब सेरेब्रल पाल्सी भी समझेंगे और भी इसकी मीनिंग कुछ निकल सकता है, तो ऐसे भी एब्रीविएशन हमें यूज नहीं करना है। जो स्टैंडर्ड जैसे कि BD TD ये सब जो आता है वही सारी जो है एब्रीविएशन हमें यूज करना है। नेक्स्ट हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग देखते हैं ये है क्या। कॉन्फिडेंशियलिटी का सिंपल सा मतलब है कि पेशेंट के इंफॉर्मेशन को हेल्थ केयर के द्वारा सीक्रेट रखना। वही चीज़ लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी डिफाइंड एज द इथिकल प्रिंसिपल और लीगल राइट दैट अ हेल्थ प्रोफेशनल विल होल्ड सीक्रेट ऑल इन्फॉर्मेशन, किसके रिलेटिंग, पेशेंट के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो होल्ड रखना। कई एक्सेप्शन भी है, जैसे कि अगर अनलेस जब तक कि पेशेंट गिव कंसेंट परमिटिंग द डिस्क्लोज, अगर पेशेंट कहता है कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन हम दूसरों को दे सकते हैं तभी आप उनकी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। याद कैसे रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंस
दिखता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियलिटी है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी दैट मीन्स कि लाना है। तो आप ऐसे याद रखिएगा तो याद रह जाएगा कि कोई चीज़ छुपा हुआ है जिसको लाना है। दैट मीन्स कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को सीक्रेट करके रखना है, होल्ड करके रखना है। ठीक है, बस अगर कोई भी चीज़ों का स्टोरी बनता है तो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। बस मेरी छोटी सी यही कोशिश थी। आई होप कि ये पसंद आया होगा आपको। अच्छा, क्या रीज़न है कि हमें चीज़ों को जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी में रखा जाता है, सीक्रेट रखा जाता है? तो सबसे पहला बात, ट्रस्ट जो है वो गेन करने के लिए किसके बीच में, ट्रस्ट बिटवीन द पेशेंट एंड हेल्थ प्रोफेशनल। आप खुद सोचिए, कई सीक्रेट्स आप बता देते हैं, किनको बताते होंगे, जिन फ्रेंड्स के ऊपर आपको ट्रस्ट होगा, तो वही ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। पेशेंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर हेल्थ कॉन्फिडेंस, वो अपनी जितने भी इंफॉर्मेशन हो वो एक हेल्थ केयर को बता सके। इट्स सो रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट की कंडीशन चाहे जो भी हो, हम दूसरों को नहीं बताते हैं तो पेशेंट का एक तरह से रिस्पेक्ट होता है। इनकरेज पीपल सीक मेडिकल केयर, डिस्कस सेंसिटिव इशू कैंडिडली, मतलब ओपन चाहे कितनी भी सेंसिटिव इशू हो वो डिस्कस कर पाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि हम अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बताते हैं तो एक कोई और से नहीं शेयर करेंगे, ये हमारी हेल्प करेंगे, उस प्रॉब्लम से निकलने में हमारी हेल्प करेंगे। प्रिवेंट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस पेशेंट, जैसे कि स्टिग्माइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, आप छोटी सी बात, रीज़न आपको याद रह जाएगी। आपको अगर कोई फ्रेंड्स की कोई ऐसी कोई उनकी सीक्रेट पता चलती है तो आप दूसरों को क्यों नहीं बताते? आपको डर होती है कि उनकी हो सकती है शिकायत हो, लोग उनको गलत नज़र से देखने लगो। तो वही बात होती है यहाँ पे भी कि स्टिग्माइजेशन, उनको कोई निंदा ना करे, उनके साथ भेदभाव ना करने लगे कि इनको तो डिजीज कंडीशन है। तो ये सारी चीज़ें बचाने के लिए हमें ये करना होता है। कौन कौन सी बातें हैं जो हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है, सीक्रेट रखना है? तो सबसे पहला कि जो भी पेशेंट, इंडिविजुअल या फिर पेशेंट हो गया, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो उनकी हिस्ट्री है, या फिर फिजिकल, मेंटल जो कंडीशन है, ज़्यादातर मेंटली कंडीशन लोग दूसरों के साथ डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर पता चलता है लोगों को कि ये मेंटल हेल्थ इसका ठीक नहीं है तो उस कंडीशन में लोग उनको वैल्यू नहीं देते हैं। तो उन कंडीशन में आपको जो है वो चीज़ों को छुपा के रखना है। एनी क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो गया, कोई भी चीज़ उनको डायग्नोस हुआ है तो आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। और किस चीज़ को सीक्रेट रखना है? तो कोई भी पिक्चर हो गया, फोटोग्राफ हो गया, वीडियो, ऑडियो टेप जो रिलेटेड है पेशेंट से, आपको किसी के साथ नहीं शेयर करना है, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे नहीं डालना है, क्योंकि ये आप ऐसे भी आपको हर टाइम पे ध्यान रखना होगा कि कभी भी आप पेशेंट का वीडियो नहीं बना सकते हैं। ये आपके इथिकल रूल, कोड ऑफ एथिक्स जब बताई थी उसके अगेंस्ट है, क्योंकि इससे पेशेंट की जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी मेजर, किन किन बातों को और आपको कैसे आप जो है वो और भी उनके सीक्रेट्स को बचा सकते हैं, अपने तक रख सकते हैं। तो जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है उसको लिमिट, वहाँ तक लोगों की पहुँच कम हो, ताकि सभी लोग नहीं जान पाए उनको क्या हुआ है, क्या उनकी कंडीशन है। आपको किसी जो है वो अदर मेडिकल जो स्टाफ है उनके साथ पेशेंट का इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है, या फिर अनऑथराइज जो उनकी फैमिली है उनको नहीं बताना है जब तक कि पेशेंट ना बोले। लिमिट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विथ अदर स्टाफ, वही स्टाफ और स्टाफ के साथ नहीं आपको शेयर करना है कि पेशेंट को ये चीज़ हुआ है। अब कुछ चीज़ जैसे कि आपको अब डॉक्टर से कंसल्ट लेना हो तो उस टाइम आप बता सकते हैं, ऐसे आपको किसी से शेयर नहीं करना है। नेक्स्ट, टू नॉट डिस्क्लोज पेशेंट इन्फॉर्मेशन विद, उसके बिना कंसेंट के, उनके बिना परमिशन के आपको किसी के साथ उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। नेक्स्ट आता है कुछ एक्सेप्शन भी होता है जिस टाइम पे आप पेशेंट की सीक्रेट दूसरों को आपको बताना होता है, किसी थर्ड पर्सन के भलाई के लिए या फिर उनके ही मतलब भलाई के लिए। तो इन्फेक्शियस डिजीज अगर हो
तो उस कंडीशन में कोई थर्ड पर्सन को ना हो जाए, उनको बचाने के लिए आपको उनके फैमिली वालों को बताना होगा कि इनको आइसोलेशन अलग रखिएगा, क्योंकि इनको इन्फेक्शन डिजीज जैसे कि कोरोना वायरस था, उस कंडीशन में अगर लोगों को नहीं बताते तो दूसरों को भी फैल सकता है। नेक्स्ट है कंसल्टेशन ऑफ सेकेंड ओपिनियन। अब जब आपको डॉक्टर से कंसल्ट उनके लिए लेना है, सलाह लेना है, तो उस टाइम आप उनकी कंडीशन डॉक्टर को जब तक बताइएगा नहीं तो वो कैसे दे सकते हैं कोई भी सलाह। नेक्स्ट है अप्रूवल फ्रॉम द पेशेंट। अगर पेशेंट ही बोल दे कि हाँ मेरे फैमिली वालों को बता सकते हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड एब्यूज। इसमें चाइल्ड को कोई हार्म पहुंचाता है, सोशियोलॉजी में आप पढ़े होंगे, तो चाइल्ड को कोई अदर पर्सन हार्म पहुंचा रहा है तो उनके फैमिली वालों को आप बताइए, ताकि वो इनका जो है वो कोई इंजरी इनको ना करे। एल्डर एब्यूज, ताकि अगर इनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप अगर इनकी हेल्प करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो इनके लिए हेल्पफुल होता है। डोमेस्टिक वायलेंस, डेट मीन्स कि किसी के साथ अगर घरेलू हिंसा हो रहा है, उनके हस्बैंड किसी वाइफ को जो है वो मारपीट कर रहे हैं, तो उस टाइम आप खुद पुलिस को बता सकते हैं, फिर उनको समझा सकते हैं कि आप पुलिस के पास कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि पुलिस अगर लीगल एक्शन लेगी तो आपके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है वो नहीं होगी, उसे रोका जा सकता है। तो कुछ एक्सेप्शन थे जहाँ पे चीज़ों को डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ये थी कॉन्फिडेंशियलिटी। याद कैसे रखना है कि कोई चीज़ छुपाना है, छुपा हुआ है, ये सारी चीज़। कॉन्फिडेंस दिखता है लेकिन रियलिटी लगा हुआ है, डेट मीन्स कि कोई बातें छुपी हुई जिसे हमें लाना है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बस सिंपल। अब हमारा आता है क्लाइंट रिकॉर्ड एंड कॉमन रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्म। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे क्लाइंट रिकॉर्ड, वही रिकॉर्ड जिसे सिर्फ रिटेन फॉर्म में लिखते हैं, ये लॉन्ग टाइम तक जो है इसे स्टोर करके ये इन्फॉर्मेशन पेशेंट का हमें देता है, बताता है, जिसे लीगली हम लोग यूज करते हैं बचने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितने टाइप का होता है। तो अगर हम लोग टाइप ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड का बात करें, फर्स्ट आता है हमारा वार्ड रिकॉर्ड। जहाँ पे पेशेंट रहता है वहाँ पे उनकी कंडीशन, जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखने के लिए जो सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन की जाएगी, वार्ड रिकॉर्ड बोलेंगे। नर्स रिकॉर्ड नेक्स्ट आएगा, एक एक करके हम लोग डिस्कस भी करेंगे। एजुकेशनल रिकॉर्ड आएगा, तब एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड आएगा। वार्ड रिकॉर्ड क्या है? पेशेंट क्लिनिकल। वार्ड रिकॉर्ड में बहुत सारे रिकॉर्ड आएंगे, इसमें बेसिकली हम लोग 15 देखेंगे, एक एक करके हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सो वार्ड रिकॉर्ड में सबसे पहले पेशेंट का क्लिनिकल रिकॉर्ड आता है। इसमें क्या चीज़ें रहती है? जो भी आउट पेशेंट या फिर इन पेशेंट रिकॉर्ड होगा। आउट पेशेंट किसको बोलते हैं? जो बस जैसे कि किसी को डायबिटिक मेलाइटस है, वो बस आ रहा है और फिर बस डॉक्टर से कंसल्ट करके और चला जा रहा है, वहाँ पे हॉस्पिटल में उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है। इन पेशेंट में जैसे कि आईसीयू में जो पेशेंट रहते हैं, जो हॉस्पिटल में रह के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको हम लोग इन पेशेंट कहते हैं। तो उनकी सारी रिकॉर्ड रखना, मतलब कि आउट पेशेंट और इन पेशेंट दोनों का रिकॉर्ड इसमें रहेगा, जो पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड रहता है। इसमें क्या इंक्लूड रहेगा? पेशेंट बायोडाटा, जैसे कि डायग्नोसिस हो गया, इन्वेस्टिगेशन, क्या रिजल्ट है, ट्रीटमेंट एंड सो ऑन, जितनी सारी चीज़ें हैं वो पेशेंट के क्लिनिकल रिकॉर्ड में रहता है। डॉक्टर ऑर्डर शीट, और डॉक्टर ऑर्डर शीट आपको नाम से भी आप याद रख सकते हैं कि जितने भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन है, जैसे कि ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, डायग्नोसिस एंड डाइट शीट, ये सारा चीज़ डॉक्टर ऑर्डर शीट में रहता है। रिपोर्ट ऑफ लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में क्या रहेगा? अब लैब से रिलेटेड क्या चीज़ें हो सकती है, जो भी जैसे कि WBC का नॉर्मल वैल्यू है कि नहीं, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू, या फिर अगर अप डाउन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें उस रिकॉर्ड या फिर रिपोर्ट में रहते हैं। नेक्स्ट है डाइट शीट। डाइट शीट में डाइट रिलेटेड की कब क्या चीज़ें पेशेंट को मिला, वो सारी चीज़ें रहेगी। नेक्स्ट हमारा आता है कंसर्न फॉर्म फ्रॉम द ऑपरेशन एंड एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया के लिए जो कंसर्न लेना होता है, ये इंपॉर्टेंट है कंसर्न से रिलेटेड। कंसर्न जो है हमेशा डॉक्टर लेते हैं, नर्सेज जो है वो एक तरह से गवाह के रूप में वहाँ पे रहती है। तो वो फॉर्म जो डॉक्टर उसके फैमिली वाले से या फिर 18 ईयर से एबव का है पेशेंट, तो उनसे लिया जाता है अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है उनको, या फिर एनेस्थेसिया दिया जा रहा है तो।
में क्यों लिया जाता है, ताकि पेशेंट की अगर कंडीशन ख़राब हो गई ऑपरेशन के थ्रू तो उसमें साइन ये सब करवाया जाता है। आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो कंसर्न फॉर्म एक बार ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, कि क्या पेशेंट खा रहा है, इसके बाद कितना यूरिन आउटपुट उनका निकल रहा है, वो सारा चीज़ इसमें मेंटेन रहती है। कार्डिक्स क्या होता है, कार्डिक्स में हम लोग आगे देखेंगे, अभी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। पेशेंट का इन्फॉर्मेशन इसमें रहता है और इसमें साथ में केयर प्लानिंग भी रहती है, हम लोग आगे बहुत अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन बुक, जिसमें गिवन बाय द डॉक्टर व्हेन अ सडन इंसिडेंट्स अकर ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड। अगर कोई सडन इंसिडेंस हो रहा है तो रेगुलर राउंड में जो डॉक्टर आते हैं उसी इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं और उसको नर्स फॉलो करके केयर आगे प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि डॉक्टर आए देखे कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो उस टाइम पे कुछ रेगुलर कुछ चीज़ें जो कि ब्लड बीपी को कम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेडिकेशन है सब, उसमें इंस्ट्रक्शन बुक में लिखेंगे। नेक्स्ट आता है एडमिशन एंड डिस्चार्ज रिकॉर्ड, इसमें कितने कब पेशेंट आया, कब पेशेंट जाएगा, ये सारी चीज़ें रहती है। नेक्स्ट आता है सेंसस रिकॉर्ड, इसमें क्या रहती है, टोटल नंबर ऑफ एडमिशन। बेसिकली इसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि कब कितना हॉस्पिटल में पेशेंट है, कब एडमिशन हुआ, कितना एडमिशन हुआ, डिस्चार्ज कब होगा, ट्रांसफ़र कितना हुआ, ट्रांसफ़र इन कितना पेशेंट आया, कितना पेशेंट जो है वो उस वार्ड से चला गया, अब ऑस्कॉन्डिंग जैसे कि बिना बताए जो फरार हो जाते हैं हॉस्पिटल से, तो वो सारी चीज़, कितने पेशेंट का डेथ हो गया, ये सेंसस रिकॉर्ड में रहता है और ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और क्या वार्ड रिकॉर्ड में आता है, तो उसमें कॉल बुक एक रहता है, जिसमें इमरजेंसी इसमें जो है वो डॉक्टर के नेम रहते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे एक डॉक्टर को कॉल करना, उनकी नंबर ये सब, और क्यों उनको कॉल किया गया, कब किया गया, ये सब डेट टाइम रहता है। कंप्लेन बुक एक आएगा जिसमें कि वार्ड रिपेयर कंप्लेन, डेट मीन्स कि अगर कोई चीज़ लाइटिंग जैसे कि वार्ड में ख़राब हो गई तो कंप्लेन बुक में लिखा जाता है, जो भी वहाँ का ऑर्गेनाइजर है वो देखेगा और उसे रिपेयर करेगा। मूवमेंट रजिस्टर नेक्स्ट आता है, जिसमें कि कंटेंट डाटा ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर एंड नर्स व्हेन रिक्वायर्ड। इसमें क्या आएगी, वार्ड में कितने नर्स एंड डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें मूवमेंट रजिस्टर में देखा जाएगा। इंडेंट बुक, इसमें जो है वो देखा जाता है कि कितना लिनेन रिक्वायरमेंट है, कितना मेडिसिन है, आईवी फ्लूइड कितना है, कॉटन, एक पेशेंट केयर के लिए कितना क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कितना अमाउंट में इंपॉर्टेंट है, इस बुक में ये सारी चीज़ें रहती है। ड्रग मेंटेनेंस रजिस्टर लास्ट हमारा आता है, जिसमें कि प्रेस्क्रिप्शन एंड डिलीवरी ऑफ ड्रग से रिलेटेड इसमें चीज़ें आएगी कि कितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए, कितना ड्रग चाहिए। अब सेकेंड हमारा जो था वो नर्स रिकॉर्ड था, इसमें क्या आती है, नर्सेस असेसमेंट शीट, जिसमें पेशेंट की कंडीशन क्या है असेस चेक करके नर्स लिखती है। नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ शिफ्ट रिकॉर्ड, जिसमें कि जब एक नर्स जो है उनकी 6 आवर या फिर 8 आवर की ड्यूटी ख़त्म होती है तो नेक्स्ट जो नर्स है उनको वो सारी चीज़ें बताती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ रहता है कि मैंने पेशेंट को पैरासीटामोल दिया है, नेक्स्ट उनको अगर नाइट में देना है तो नर्स नेक्स्ट वाली देगी। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड केयर प्लान, जिसमें कि असेसमेंट हो गया और भी चीज़ें जितनी जो प्लानिंग या फिर इंटरवेंशन और इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो करके रहती है वो स्टैंडर्ड केयर प्लान में आता है, जो कि नर्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है नर्सेस प्रोग्रेस नोट्स, जिसमें देखती है नर्स कि अगर टेम्परेचर था, अगर मैंने पैरासीटामोल दिया तो वो टेम्परेचर इंक्रीजेज जो था वो नॉर्मल आया कि नहीं आया, ये सारा जो कि पेशेंट की कंडीशन सुधार हुई या फिर क्या प्रोग्रेस है, वो सारी चीज़ें लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रीटमेंट चार्ट, जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उस चार्ट में मेंटेन होती है। थर्ड हमारा एजुकेशनल रिकॉर्ड, इसमें जो भी वहाँ पे पेशेंट को जो ऑफिसर्स, स्कूल का ऑफिसर, जो भी नर्सिंग ऑफिसर या फिर डॉक्टर जो केयर दे रहे हैं, उनकी रिकॉर्ड इस एजुकेशनल रिकॉर्ड में मेंटेन होती है। तो भी इनको आपको लगेगा कि पेशेंट रिकॉर्ड में क्यों रखा गया, क्योंकि पेशेंट को की केयर के लिए ही तो ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, तो इनकी क्या डिग्री है, कहाँ से किए, वो इस रिकॉर्ड में मेंटेन रहता है। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, जिसमें कि स्टाफ नर्स रोटेशन कहाँ कहाँ किस वार्ड में होंगे, रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक्स कितने लिनेन है, कितनी क्या चीज़ें इक्विपमेंट क्या चाहिए, सारा स्टॉक इसमें लिखा रहता है और कुछ पॉलिसीज़ भी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में लिखी हुई रहती है। तो टाइप ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड आपको क्लियर हुआ होगा।
वार्ड में कौन कौन से रिकॉर्ड थे, एक नर्स क्या रिकॉर्ड करती है, एजुकेशनल रिकॉर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, सारा चीज़ कहीं ना कहीं रिलेटेड है पेशेंट से ही, इसीलिए इसे टाइप ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड बोला जाता है। तो देख लेते हैं कॉमन रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्म। आप लोगों को लगेगा कि ये दोनों चीज़ एक ही है, मिलती है बट एक चीज़ नहीं है। आप अगर कोई भी बुक देखते हैं जैसे कि आई क्लेमेट या फिर ठाकुर पब्लिकेशन का, उनमें अलग दिया हुआ है। सो कॉमन रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्म क्या है, वेराइटी ऑफ फॉर्म आर यूज डॉक्यूमेंट क्लाइंट हेल्थ स्टेटस एंड प्रॉब्लम। डॉक्यूमेंट में हम लोग देख भी रहे हैं कि वही क्लाइंट का कैसा हेल्थ स्टेटस है और जो भी प्रॉब्लम है उनको डॉक्यूमेंट करना, तो इस फॉर्म में भी वही सारी चीज़ें रहेगी, लेकिन अलग अलग वे में जो है हम लोग देखते हैं। तो दीज आर द फॉलोइंग, बेसिकली हम लोग 6 डिस्कस करेंगे, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारा एडमिशन नर्सिंग हिस्ट्री फॉर्म। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इट इज़ द completed when client is admitted to hospital। एडमिशन नर्सिंग हिस्ट्री फॉर्म, डैट मीन्स कि एडमिशन इसमें भी लिखा भी हुआ है, जब पेशेंट एडमिट हो जाएगा तब एक कंप्लीट इसको किया जाएगा। इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द नर्स, नाम भी है एडमिशन नर्सिंग, एडमिशन होगी तब ये कंप्लीट होगा, एक नर्स के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसमें क्या चीज़ें रहती है, बेसलाइन डाटा रहती है, कैन बी कंपेयर्ड विथ चेंजेस क्लाइंट कंडीशन। उसमें जैसे एडमिशन हुआ उसकी क्या कंडीशन थी और जैसे जैसे हम केयर देंगे उसके बाद क्या सुधार आया, इस जो फॉर्म है इसके थ्रू हमें पता चलता है। और इसी फॉर्म में पूरा जो नर्सेज जो है वो असेसमेंट करती है, चाहे वो आई का, ईयर का, एब्डोमेन का, पूरा जो सिस्टम वाइज इसी फॉर्म में रहता है, वो सारा चीज़ इस तरह से ऐसे बना हुआ रहता है। नेक्स्ट हमारा ग्राफिक शीट एंड फॉलो शीट, इसमें क्या रहेगी, अलाउ क्विक एंड इजी एंट्री इनटू द पेशेंट असेट डाटा, जैसे कि वाइटल साइन हो गया, बेसिक रिपीटेड केयर जो है, जैसे कि पेशेंट को बात करवाना, क्लीननेस, मील जो बार बार हम लोग उनको खाना देना होता है, उनकी सेफ्टी से रिस्टेन ये सब लगा के रखना, तो ये ग्राफिक शीट या फिर फॉलो शीट में सारा चीज़ इंक्लूडेड रहता है। रूटीनली यूज क्रिटिकल एंड एक्यूट केयर यूनिट फॉर मेनी काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल डाटा, जो भी जैसे कि क्रिटिकल केयर में उनकी हमेशा जो आईसीयू में जो रहते हैं पेशेंट, उनको जो हमेशा केयर देने की ज़रूरत रहती है, तो उसी टाइम पे हम लोग उनका हमेशा मॉनिटर में वाइटल साइन ये सब देखते रहते हैं। जो एक्यूट केयर बार बार जो दे रहे हैं वो सारी चीज़ इस फॉर्म में सीट में रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्डेक्स, जो कि हम लोग पीछे भी देखे थे, कहीं ना कहीं आपको मिलता जुलता हुआ लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि वो टाइप्स था और ये फॉर्म है, वो फॉर्म में सारा चीज़ फिलअप करना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो कार्डेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट केयर या फिर समरी, क्लाइंट केयर समरी, इस चीज़ को आप नहीं देखना है, क्लाइंट केयर समरी या फिर पेशेंट प्रोफाइल। इसमें क्या होती है, अब नाम से भी समझ में आ गया कि पेशेंट का पूरा प्रोफाइल इसमें लिखा हुआ रहेगा। एक्टिविटी एंड ट्रीटमेंट पोर्शन एलॉन्ग विद द नर्सिंग केयर प्लान सेक्शन, ऑर्गेनाइज डाटा, इसमें पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी और क्या नर्सेस केयर दी इस फॉर्म में वो लिखा कार्डेक्स में लिखा रहता है। कई बार कार्डेक्स 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी डाटा इंक्लूडेड होता है कार्डेक्स में, बेसिक डेमोग्राफिक डाटा, डेमोग्राफिक डाटा किसको बोलते हैं, जैसे कि एज क्या है पेशेंट का, रिलीजन कौन सा रिलीजन है, वो सारा चीज़, नेम ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कौन से डॉक्टर या फिर नर्स उनको केयर दे रही है, वो फॉर्मेट में सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री पेशेंट का लिखा हुआ रहेगा। नर्सिंग केयर प्लान, जो असेसमेंट और डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन, ये सारा चीज़ जो इवोल्यूशन होता है वो सारा इसमें रहता है, क्योंकि हम लोग देखें ना कि पेशेंट का पूरा प्रोफाइल विथ नर्सिंग केयर प्लान, इसी को हम लोग कार्डेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी मेडिकल डायग्नोसिस, जो भी उनकी डायग्नोसिस हुई है, प्राइमरी मेडिकल डायग्नोसिस की मतलब आया और जो उनकी डायग्नोसिस जिसके बेसिस पे उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो सारा चीज़। नेक्स्ट है रिसेंट ऑर्डर फ्रॉम द हेल्थ केयर एक्सपर्ट, जैसे कि ड्रेसिंग चेंजेस, ग्लूकोज मॉनिटरिंग, एलर्जीज, ये सारा चीज़ जो डॉक्टर उनको बोले पेशेंट को करने के लिए, नर्सेस अगर जो करती है, तो ये सारा चीज़ इसमें रहता है कार्डेक्स में। इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट और बेसिकली ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, और ये पॉइंट क्योंकि पेशेंट का प्रोफाइल है तो डेमोग्राफिक डाटा ये सब सारा चीज़ लिखा रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर एक्यूटी रिकॉर्ड, जिसमें कि स्टेट द नंबर ऑफ हावर्स ऑफ केयर एंड स्टाफ नीडेड सेंटर ग्रुप पेशेंट। एक्यूटी में क्या रहेगा,
कितने जो है वो स्टाफ चाहिए, कितना आवर उनको केयर मिलेगा, ये सारा चीज़। इंटरवेंशन नीडेड फॉर 24 आवर पीरियड, इस्टेब्लिश अ पेशेंट एक्यूटी लेवल। एक्यूटी लेवल का मतलब क्या है कि उनकी कंडीशन बेहतर बनाना। तो 24 आवर में क्या क्या चीज़ें, इंटरवेंशन क्या क्या उनको केयर देना है, ये सारा इस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। अगर आप फिजियोलॉजी में विजुअल एक्यूटी पढ़े होंगे तो ये आपको याद होगा कि विजुअल एक्यूटी का मतलब क्या होता है, कि कैसे जो है वो पेशेंट ज़्यादा चीज़ों को फोकस कर पाता है, उसी पॉइंट को एक्यूटी पॉइंट हम लोग बोलते हैं। तो बस यही चीज़ कि कैसे 24 आवर में क्या क्या उनको केयर दे, ताकि जो है पेशेंट वो सबसे अच्छी लेवल पे वो पहुंच सके। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड केयर प्लान, जो कि बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें स्टैंडर्डाइज्ड केयर प्लान में क्या होता है, 5 कॉलम होते हैं। कॉलम 1 में रहता है नर्सिंग डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी जब आप डायग्नोसिस बनाइएगा तो उसमें क्या चीज़ें लिखनी, प्रायोरिटी अकॉर्डिंग क्या, कि अगर सबसे पहले अगर पेशेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर के हमें कम करना है। इसके बाद अगर पेशेंट को फियर एंजाइटी हो रहा है तो वो चीज़ों को बाद में हमें उन चीज़ों को ध्यान देना है। तो यही प्रायोरिटी वाइज डायग्नोसिस होती है, कि जो पहले ज़्यादा इमरजेंसी है, जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो सबसे पहले उसको हमें कम करना है, इसके बाद हम लोग कुछ और देखेंगे। C2 में क्या आएगा, एक्सपेक्टेड आउटकम आप लिखेंगे कि हमें क्या चीज़ें चाहिए, डेट मीन्स के प्लान करेंगे। C3 में आएगा नर्सिंग केयर इंटरवेंशन, जो प्लानिंग आपने किया आउटकम के लिए, अब उन प्लानिंग को आप कीजिएगा। जैसे कि हमें जो फीवर, अगर किसी का टेम्परेचर हाई है तो मेरा आउटकम है कि इसे कम करना है। तो अब कम करने के लिए अगर कोल्ड बाथ देना हो या फिर पैरासीटामोल देना हो तो वो सारी चीज़ें इंटरवेंशन में हम लोग करेंगे। अब C4 कॉलम में आप क्यों दे रहे हैं पैरासीटामोल, उसका रेशनल लिखना होगा कि टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए। C5 कॉलम में आता है इवोल्यूशन, कि उनका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। सो ये था हमारा स्टैंडर्ड केयर प्लान। अब 6 जो रिकॉर्ड का फॉर्म है वो है डिस्चार्ज समरी। इसमें हाईलाइट क्लाइंट इलनेस कोर्स ऑफ केयर। इसमें क्या इस फॉर्म में हाईलाइटेड होता है कि कितना दिन तक जो है केयर मिलेगा एक पेशेंट को, उनकी इलनेस कितना दिन में ठीक हो जाएगी, इसके बाद वो डिस्चार्ज होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेथड एंड स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कि कैसे डॉक्यूमेंट हम लोग किसी इंफॉर्मेशन को करेंगे, उनकी मेथड बेसिकली 8 हम लोग देखेंगे विथ ट्रिक, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारा आता है नैरेटिव चार्टिंग, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट आता है हमारा सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग। थर्ड आता है हमारा प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग। नेक्स्ट आता है पाई चार्टिंग। फिफ्थ आता है फोकस चार्टिंग। 6 आता है चार्टिंग बाय एक्सेप्शन, और 7 आता है कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन, और लास्ट हमारा 8 आता है केस मैनेजमेंट। एक एक करके देखते हैं। इससे पहले याद करने का आपको ट्रिक दे देती हूँ। अगर 8 पॉइंट देखें तो NSP2FC3 बनता है इसका ट्रिक, जो कैसे आप याद रखिएगा कि नर्सिंग स्टूडेंट आप स्टडी क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो केयर देने के लिए, पेशेंट को केयर देना ही तो हमारा मेन पर्पस है। तो नर्सिंग स्टूडेंट पढ़ाई फॉर केयर, जिससे आपको ये सारा पॉइंट याद रह जाएगा। C3 केयर में C3 जो है इन्वॉल्व हो जाएगा पढ़ाई से। P2 आपको 2 पॉइंट याद रखना होगा, ठीक है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। नैरेटिव चार्टिंग क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड फॉर रिकॉर्डेड नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड। नैरेटिव का मतलब होता है स्टोरी लाइक, किसी चीज़ को एकदम कहानी की तरह लिख देना, उनको उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देना। सो ये जो है ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत ही पुराना, पहले यूज किया जाता था, अब उतना यूज़ नहीं किया जाता। स्टोरी फॉर्मेट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डिस्क्राइब क्लाइंट स्टेटस, ट्रीटमेंट एंड क्लाइंट रिस्पॉन्स कैसा रहा, वो शुरू से लेकर अंत तक बस लिख दिया जाएगा नैरेटिव चार्टिंग में। सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग क्या होता है, इसमें जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्डिंग डन बाय ईच मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम, सेपरेटेड पार्ट, जितने भी वहाँ पे हेल्थ केयर टीम जो है मेंबर जो है वो दे रहे हैं अपना केयर, इस चार्ट में मेंटेन रहेगा सेपरेटेड पार्ट में। और इसमें सॉपियर फॉर्मेट का यूज होता है, तो और ये आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो सॉपियर एस से आता है हमारा सब्जेक्टिव, जो कि सब्जेक्टिव डाटा की क्या होता है, जो पेशेंट, जो क्लाइंट या पेशेंट ऑब्जर्व किया और वो जो आपको बताएगा, उसी को हम लोग सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, जो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जैसे कि नर्स क्या देखी वो चीज़ें लिखेगी। नेक्स्ट आता है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या
होगा कि जो पेशेंट फील कर रहा है वो बता दिया, इसके बाद जो केयर प्रोवाइडर है वो भी ऑब्जर्व कर लिए। तो इसके ऊपर अब जो है वो असेसमेंट में प्रॉब्लम जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा समझ लिया जाता है। प्लान गोल, अब जैसा उनकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही कैसा हमें केयर देना है उसके लिए प्लानिंग किया जाता है, प्लान फॉर केयर। तो अभी तक सॉफ्टवेयर में एसओ एपी हमारा ख़त्म होता है। अब हम लोग आईईआर का देख लेते हैं। आई से हमारा इंटरवेंशन आता है। इंटरवेंशन में पहले भी मैं आपको बताई कि जो आप एक्शन ले रहे हैं, जैसे कि किसी का फीवर था तो हम लोग प्लानिंग किए कि हमें पैरासीटामोल देना है। पेशेंट आपको सब्जेक्टिव में फील किया कि हमें फीवर है, ऑब्जेक्टिव आप देखें और जब थर्मोमीटर से कि इसका टेम्परेचर राइज है, अब आप प्लान करेंगे हमें इसे पैरासीटामोल या फिर कोल्ड बाथ देना है। इंटरवेंशन में आप पैरासीटामोल दीजिएगा, इवोल्यूशन में देखिएगा कि इसका जो आउटकम हमें मिला कि नहीं, टेम्परेचर कम हुआ कि नहीं। रिवीजन में क्या आता है कि अगर देखें कि टेम्परेचर कम नहीं हुआ तो फिर से आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी होगी, सारा चीज़ आपको प्लान करना होगा, इंटरवेंशन उनको देना होगा। तो एनी अल्ट्रेशन द ओरिजिनल प्रॉब्लम कम फ्रॉम द रिवाइज, कोई भी प्रॉब्लम अगर अल्ट्रेशन आ रहा है प्रॉब्लम में तो फिर से आपको वही चीज़ को रिवाइज करनी है। तो ये सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म है जो कि सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग में रहता है। ये सारी चीज़ को मेंटेन करना रहता है, इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग हमारा थर्ड आता है। इसमें क्या होगा कि हेयर ईच मेंबर हेल्थ टीम कंट्रीब्यूट अ सिंगल लिस्ट ऑफ क्लाइंट प्रॉब्लम, जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है उसी पे सारा मेंबर काम करते हैं इस चार्टिंग में। दिस प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिपोर्ट, इसे POMR भी बोलते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड, जो कि हेल्प करता है कोऑर्डिनेटिंग अ कॉमन प्लान ऑफ केयर। क्योंकि जितने भी हेल्थ केयर टीम है सारा लोग एक ही प्रॉब्लम पे काम करे तो कोऑर्डिनेटिंग वे में प्लान किया जाएगा पेशेंट की कंडीशन को ठीक करने के लिए। 4 कंपोनेंट इसमें इंपॉर्टेंट है, डाटाबेस, प्रॉब्लम लिस्ट, इनिशियल प्लान और प्रोग्रेस। डाटाबेस में क्या है, उनकी हिस्ट्री लिया जाएगा कि उनके फैमिली वाले में कोई प्रॉब्लम तो था नहीं जिसकी वजह से पेशेंट को भी हो रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा और की बॉडी की कंडीशन देखा जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन नर्सेस का पढ़े होंगे। इसके बाद डाटाबेस में ही लेबोरेटरी रिपोर्ट लिखा जाएगा, जैसे कि USG में किसी को अगर जो है वो अपेंडिक्स पता चला तो वो सारी चीज़ें डाटाबेस में वाला फॉर्मेट में लिखेंगे। इसके बाद प्रॉब्लम को लिस्ट करेंगे कि हाँ इसको अपेंडिक्स है तो है। इनिशियल प्लान करेंगे कि अपेंडिक्स को कैसे ठीक करना है, जैसे कि हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अपेंडिक्टॉमी करना पड़ेगा। इसके बाद प्रोग्रेस नोट्स रहता है जिसमें अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ तो उनके बाद उनकी कंडीशन ठीक है कि नहीं, ये सारा चीज़ देखा जाएगा। तो ये था प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्ट। नेक्स्ट आता है हमारा 4th पाई चार्टिंग। इसमें क्या होगा कि मॉडल ओरिजिनेट फ्रॉम द नर्सिंग प्रोसेस से ही ओरिजिनेट हुआ है। कैसे हम लोग देखते हैं, क्योंकि P का मतलब होता है प्रॉब्लम, आई का इंटरवेंशन और इवोल्यूशन की प्रॉब्लम हम लोग पहले भी देख रहे थे, उसमें प्रॉब्लम का ही तो प्लानिंग बनाया जा रहा था और फिर जो है उसका इंटरवेंशन उनको केयर देना और इसके बाद इवैल्यूएट करना, तो उसी से ऑरिजिन पाई चार्टिंग भी हुआ है। सो ये क्या है, रिजॉल्व प्रॉब्लम आर ड्रॉप फ्रॉम द डेली डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर रजिस्टर नर्स रिव्यू। रजिस्टर नर्स किसे बोलते हैं, अगर आप 4 साल बाद जैसे ही आपकी पढ़ाई खत्म होगी, आपका रजिस्ट्रेशन आएगा तो आप भी एक रजिस्टर नर्स बन जाइएगा। तो जो प्रॉब्लम सॉल्व होते जा रहे हैं, जैसे किसी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अब वो टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पे आ रहा हो तो उस चार्ट में से ड्रॉप आउट हटा दिया जाता है, यही पाई चार्टिंग में होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फोकस चार्टिंग। इसमें जो है सिस्टम प्रोवाइडर हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ क्लाइंट एंड उनकी नीड को पूरा फोकस किया जाएगा, जो हॉलिस्टिक होल पर्सपेक्टिव से उनको देखा जाएगा। क्या क्या चीज़ें और इन्वॉल्व होगी इसमें, ये स्ट्रक्चर किया जाता है इस फॉर्मेट को अकॉर्डिंग टू क्लाइंट कंसर्न, जैसे कि साइन सिम्टम क्या आ रहा है पेशेंट को, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बना, कंडीशन क्या है पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, चेंज इन क्लाइंट कंडीशन, जो भी चेंजेस आ रही है वो सारा चीज़ को इसमें देखा जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा चार्टिंग बाय एक्सेप्शन। इसमें क्या होती है, इससे क्वेश्चन आया था एम्स में, जब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एम्स की जो MCQ प्रैक्टिस का एक मैं वीडियो डालूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं बताई भी हूँ कि चार्टिंग बाय एक्सेप्शन क्या है। इट इज़ अ चार्टिंग मेथड दैट रिक्वायर नर्स रिकॉर्ड ओनली डेविएशन फ्रॉम द प्री एस्टैब्लिश्ड नॉर्म। इसमें क्या लिखा हुआ रहता है कि अगर जो भी नॉर्म्स बने हैं हॉस्पिटल का, अगर उससे में कोई डेविएशन आता है, उसको फॉलो नहीं किया जाता है, तो इस चार्ट में वो सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। क्या पर्पस है इस फॉर्म का, तो मेन फोकस प्रैक्टिस, डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी एंड प्रोटोकॉल, जो भी हॉस्पिटल की प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करवाना मेन इसका पर्पस होता है। असेसमेंट एंड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ केयर,
मतलब कि इसमें देखा असेसमेंट किया जाता है कि नियम रूल नॉर्म्स जो है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, और स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड कर रही है एक नर्स या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल कि नहीं। तो इसमें चार्टिंग बाय एक्सेप्शन में यही सारी चीज़ें कि कोई डेविएशन हो तो उसमें लिख दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन। इसमें सिस्टम आर बीइंग जो है डेवलप एज अ वे ऑफ मैनेज ह्यूज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन। आप कंप्यूटर का यूज क्यों करते हैं? ताकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम उसमें स्टोर कर सकें और हमें कन्वीनियंट ईजी होता है। तो वही ह्यूज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होता है। एक नर्स यूज करती है कंप्यूटर को स्टोर द क्लाइंट डाटा बेस, और उसमें कोई न्यू डाटा हो तो वो भी ऐड कर सके, क्रिएट एंड उसे दोबारा अगर देखना हो तो वो रिवाइज कर सके, केयर प्लान बना सके एंड डॉक्यूमेंट क्लाइंट प्रोग्रेस। उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है वो सारा कंप्यूटर में जो रिकॉर्ड है उसे रिकॉर्ड कर सके। लास्ट हमारा आता है केस मैनेजमेंट विथ क्रिटिकल पाथ। इसमें जो है वो ज़्यादातर आईसीयू में एक कंडीशन देखी जाती है कि एक पेशेंट जब आईसीयू में बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है उनकी, तब बहुत सारे साइन सिम्टम आते हैं। तो एपिसोड बाय एपिसोड कैसे उन सारी कंडीशन को ठीक करना है ये इस रिपोर्ट में रहता है। केस मैनेजमेंट इन डिफाइन एज द मेथोडोलॉजी फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्लाइंट केयर थ्रू एन एपिसोड ऑफ इलनेस। जितने भी इलनेस है कैसे उनको एपिसोड खत्म करना है। सो स्पेसिफिक क्लिनिकल एंड फाइनेंशियल आउटकम आर अचीव्ड विथ अलॉटेड टाइम फ्रेम। इसमें क्या रहता है कि स्पेसिफिक क्या क्या उनको क्लिनिकल ट्रीटमेंट चाहिए, कितना पैसे लगेगी, कितना टाइम चाहिए, ये सारा इसमें रहता है। क्योंकि एपिसोडिक रहती है तो कौन सी ट्रीटमेंट में कितना पैसा लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, वो सारी चीज़ें केस मैनेजमेंट में रहता है। तो आपको ये वाला जो है वो टॉपिक क्लियर हुआ होगा, इंपॉर्टेंट था, आप इसे ध्यान रखिएगा। अब हमारा बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है कि गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या गाइडलाइन होता है। तो चलिए देखते। तो सबसे पहला है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट या फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो फैक्चुअल होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट द नर्स सी हियर स्मेल। आप जो चीज़ देखे सुने स्मेल किए वही चीज़ को आपको डॉक्यूमेंट करना है। नेक्स्ट कॉन्साइजनेस, बहुत बड़ा नहीं लिखना है आपको, कॉन्साइज वे में लिखना है एक रिकॉर्ड या फिर डॉक्यूमेंटेशन को। आपको प्रॉपर डेट लिखना है। इसेंशियल नोट ओनली फॉर लीगल रीजन बट ऑल्सो क्लाइंट सेफ्टी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे लीगल तो आपको बचाएगा ही कि आपने क्या कब चीज़ें किस डेट में आपने क्या उनको मेडिकेशन दिया। अब क्लाइंट सेफ्टी के लिए कैसे, जैसे कि आप डेट लिखते हैं तो एक पेशेंट को कई बार वीकली मेडिसिन देना होता है। तो आप जिस डेट में लिखे हैं तो अगले वीक में किस डेट में हमें देना है वो चीज़ें डेट से हमें उस फॉर्मेट से हमें पता चलेगा, रिकॉर्ड से हमें पता चलेगा। तो वो चीज़ें हो सकता है कि अगर वो डेट आप ना लिखे तो अगला वीक ना देख के वो दूसरा वीक में दे या फिर उसी वीक में 2 बार दे दे, तो उससे तो क्लाइंट को हार्म हो सकता है। तो अगर ये चीज़ें रिकॉर्ड है तो हम एक नर्स देख के पता कर सकती है कि नहीं वो मेडिकेशन दोबारा कब देना है। नेक्स्ट टाइम आता है। टाइम आपको इंक्लूड करना है एक रिकॉर्ड में, और टाइम भी मिलिट्री टाइम यूज होता है। मिलिट्री टाइम हमें किसे बोलते हैं, जो कि 2 PM के बाद, AM PM नहीं यूज होता है उसमें सीधा 14 यूज करेगा। 2 PM अगर हो रहा है तो 15, ये सारी चीज़ें यूज होती है ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा लेजिबिलिटी। इसमें ऑल एंट्री मस्ट बी लेजिबल एंड ईजी रीड। पढ़ने में आसान हो वैसा आप लिखिए, ऐसा होना भी चाहिए। नेक्स्ट आता है परमानेंस। डैट मीन्स कि आपको डार्क इंक से लिखना है। बेसिकली ब्लैक पेन ज़्यादा यूज होता है, सो डैट रिकॉर्ड परमानेंस एंड कोई भी चेंज जो है अगर हो रही है तो वो पता चल जा सके। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी। जैसे कि हम लोग देखे थे बेडी, ये सब हमें यूज करना है जो भी, ताकि पता चले। वैसा भी टर्मिनोलॉजी नहीं लिख दीजिए जो कि अगले नर्स को पता ही नहीं चले। नेक्स्ट हमारा आता है करेक्ट स्पेलिंग। सो जो भी चीज़ें लिख रहे हैं करेक्ट स्पेलिंग आप लिखिए ताकि चीज़ों को समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सिग्नेचर वहाँ पे होना चाहिए ताकि कौन लिखा है रिस्पॉन्सिबल वही हो इस चीज़ के लिए। एक्यूरेसी मेंटेन होना चाहिए और सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे कि आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले असेसमेंट लिखते हैं, इसके बाद डायग्नोसिस लिखते हैं, प्लानिंग लिखते हैं, इंटरवेंशन लिखते हैं, तब इवैल्यूएशन लिखते हैं। अब ऐसा नहीं कि असेसमेंट के बाद ही इवैल्यूएशन लिख दीजिए, तो ये सीक्वेंस नहीं है सही। तो एक सीक्वेंस में भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये गाइडलाइन बेसिक सा था। नेक्स्ट हमारा आता है डू और डोंट डॉक्यूमेंटेशन। लीगल गाइडलाइन क्या है और डॉक्यूमेंटेशन है फिर रिकॉर्डिंग। अब बेसिकली हम डू और डोंट ही देखेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन जब आप कर रहे हैं तो क्या चीज़ जो आपको करना है और क्या नहीं करना। तो सबसे पहले डू देख लेते हैं।
तो फर्स्ट आता है हमारा रेशनल फॉर डिसीजन। आप कोई भी डिसीजन लेके वो डॉक्यूमेंट में लिखे तो आपको उसका कारण लिखना होगा। जैसे कि डॉक्यूमेंट स्पेशली जब रेशनल फॉर द नोट फॉलोइंग रिकमेंडेशन ए कंसल्टेंट, कई बार हम डॉक्टर का जो वो एडवाइस दिए हैं वो नहीं मानते हैं, तो उसका आपको रेशनल उस टाइम लिखना है, क्योंकि अगर पेशेंट का कंडीशन ख़राब हुआ तो डॉक्टर आपसे तुरंत पूछेगा। तो ऐसा आप कब करते हैं, जैसे कि बार बार मैं फीवर का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि अभी आप इजी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। किसी को अगर एक डॉक्टर को लगा कि उनका टेम्परेचर हाई है, पैरासीटामोल उसने लिख दिया। अब आप देखें कि नहीं टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, खुद से भी कभी कभी हो जाता है, तो आप उस टाइम पैरासीटामोल नहीं दीजिएगा, वहाँ पे कारण लिखिए क्योंकि इनका टेम्परेचर नॉर्मल था। तो वो रेशनल आपको लिखना जरूरी नहीं, तो आपसे डॉक्टर क्वेश्चन कर सकते हैं। बट नोट लेंदी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए रेशनल, क्योंकि हम लोग बार बार देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंसाइज वे में रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सी और चीज़ें करना है हमें डॉक्यूमेंटेशन में, इन्फॉर्म कंसर्ट, डिस्कशन और पेशेंट रिफ्यूजल ऑफ केयर। कंसर्ट में क्या होता है, जो आप जैसे कि सर्जरी के लिए बेसिकली कंसल्ट लिया जाता है, तो उस कंसर्ट जो आप पेशेंट या फिर पेशेंट के फैमिली से लीजिएगा, तो कई बार जो है वो उस कोई केयर को लेने से मना कर देते हैं, जैसे वो सर्जरी नहीं करवाना चाहता है, तो अगर पेशेंट मना किया है तो उसको आपको डॉक्यूमेंट में लिखना है। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन, लाइक इफ़ यू टेम्परेचर डज नॉट रिटर्न नॉर्मल कॉल में। जैसे कि आप डिस्चार्ज दिए तो उनको आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिए, जिस टेम्परेचर अगर राइज था और अगर आप उनको जो जो एडवाइस दिए अगर उनसे नहीं ठीक होता है तो उनको बताइएगा कि आपका अगर नहीं कंडीशन ठीक होता है इस मेडिसिन से तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉलो अप प्लान, जो रूलिंग आउट मोर सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग डायग्नोसिस अगर किसी को हुआ है तो आप उनको बोलिएगा कि दोबारा से आप आइए। किसी को सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे कि कई बार हाइपरटेंशन भी सीरियस प्रॉब्लम बन जाता है, फिर हार्ट अटैक, तो उस कंडीशन में आप बोलिएगा कि बार बार आप आके चेक करवाइए। नेक्स्ट आता है पेशेंट कंप्लेंट एंड रिस्पॉन्स, पेशेंट अगर कंप्लेन किया है तो आपको वो लिखना है। नोट्स फ्रॉम फोन कन्वर्सेशन एंड अदर डिस्कशन, जो भी पेशेंट आपको बताया उसमें आपको लिखना होगा। अब कई बार एक्सेप्शन भी होता है जो कि हम लोग डॉन्ट में देखेंगे, उनकी बेसिकली इसमें प्रोग्रेस चीज़ें ही लिखी जाती है, कंप्लेंट्स को कई बार हटा दिया जाता है क्योंकि उसमें हम लोग देखे थे कि वो लीगल के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है, तो कोई और देख के हेल्थ केयर पे ही ना दोबारा से मतलब उनके ऊपर ही ब्लेम ना करने लगे, तो बेसिकली पेशेंट के रिस्पॉन्स को देखा जाता है। नेक्स्ट आता है अगर अपॉइंटमेंट जो था अगर वो मिस हो जाए, अटेम्प्टेड जो फॉलोअप है वो अगर कई बार नहीं करवा पाए तो वो चीज़ आपको डॉक्यूमेंट में लिखना है। फेलियर टू फॉलो अप इंस्ट्रक्शन, आप बोले थे कि 4 तारीख को आपको आना है, वो नहीं आ पाया, 8 तारीख को आपसे मिलने आया, तो उनके जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड है उसमें आपको फॉलो मतलब कि वहाँ पे आपको लिखना होगा। अब मेडिकेशन, इंक्लूड एलर्जी एंड एनी प्रायर एडवर्स रिएक्शन ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन का जो भी एडवर्स इफेक्ट है आपको डॉक्यूमेंटेशन में लिखना होता है। ऑब्स्टेट्रिकल असेसमेंट, ये बेसिकली लेबर एक डिलीवरी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके लिए कि आपने वो 9 मंथ में क्या केयर उनको मिल रही है, या फिर किसी को ऑपरेशन हो के डिलीवरी होना है तो क्यों होना है, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्टिंग डाटा, जैसे कि डॉक्यूमेंट डिफरेंट डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट फैक्चुअल स्टेट योर ओपिनियन एंड रीजनल। कई बार आप एक नर्स हैं तो आपको जो लग रहा है कि डिफरेंट डायग्नोसिस है वो चीज़ नहीं होना चाहिए, फिर भी उनके कंसेंट में लिखा हुआ है तो चीज़ों को लिखे और आपका क्या ओपिनियन है, कोई अल्टर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनको तो आप रेशनल के साथ लिख दीजिए वहाँ डॉक्यूमेंट में कि ये चीज़ें गलत है, पता नहीं क्यों दिया जा रहा है और क्यों आपको गलत लग रहा है वो आपको रेशनल के साथ लिखना होगा। माल प्रैक्टिस, जैसे कि कोई डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट जो कि डॉक्टर के द्वारा देना चाहिए था, कमेंट करना चाहिए था, वो नहीं दिए तो आपको लिख देना है, ये लीगली आपको बचाता है ताकि आपके ऊपर कोई कंप्लेन दोबारा ना हो जाए। कौन कौन सी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में आपको नहीं करनी है, तो सबसे पहले आर्गूमेंट जो कि फिजिशियन और नर्सिंग स्टाफ के बीच में कई बार हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट में नहीं लिखना है। सब्जेक्टिव स्टेटमेंट, जैसे कि ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग अगर पुअर आउटकम आता हो तो जो पेशेंट है वो कई बार आपसे जो है वो ट्रीटमेंट को लेकर अगर बहस करने लगे तो उसको आपको समझाना है, लेकिन उन चीज़ों को नहीं लिख देना है आपको। नेक्स्ट आता है नॉन पेशेंट केयर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप क्या फील कर रहे हैं पेशेंट को लेकर, उनकी कैसी कंडीशन है, कई बार रोना आ जाता है उनकी कंडीशन को देख के, तो ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लिखना है। नेक्स्ट डू नोट काउंटर साइनिंग, बिना नोट्स कोई चीज़ आपके पास आया
आया उसको बिना पढ़े जो है वो साइन आपको नहीं देना है। नेक्स्ट, डू नॉट ऑब्लिटरेटिव, जैसे कि कोई चीज़ आपसे गलत हो गई है तो उस पेज को फाड़ देना या फिर कटम कुटम कर देना, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन में नहीं करना है आपको। नॉट इंक्लूड एनी एक्सक्यूजेज, जैसे कि लाइक मेडिसिन वाज नॉट गिवन एज इट वाज नॉट अवेलेबल, जैसे कि कोई मेडिसिन आपको देना था और आप डॉक्यूमेंट में लिख दिए कि वो चीज़ अवेलेबल नहीं था तो नहीं दिए, तो लीगली आप फंस सकते हैं, ऐसा चीज़ आपको डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लिखना है। नेक्स्ट लास्ट हमारा आता है अल्टर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। माइनर रिक्वायर्ड अल्टरेशन कैन बी ग्रेटली हार्म योर क्रेडिबिलिटी। आपको कोई चीज़ भी डॉक्यूमेंटेशन में अल्टर चीज़ें नहीं लिखनी, नहीं तो आपको क्रेडिट किया जाएगा, आप फंस सकते हैं, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। हमारा लास्ट बस रिपोर्टिंग का टाइप्स बेसिकली ये दिया हुआ है आपके सिलेबस में, चेंज ऑफ शिफ्ट, ट्रांसफर रिपोर्ट और इंसिडेंस रिपोर्ट। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। टाइप है रिपोर्टिंग का चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट। इसमें क्या होगा, एक नर्स जो है वो जब छोड़ती है अपने ड्यूटी आवर को तो दूसरे नर्स को अपनी जो भी असाइंड उसको मिला था, जैसे कि हम जो मेडिकेशन अभी 12 बजे दिए तो उनको जो नेक्स्ट शिफ्ट में 4 बजे वाली जो नर्स आएगी उनको भी देना है। वो सारी इन्फॉर्मेशन को एक नर्स को दूसरे नर्स को शिफ्ट करना, ये सारी चीज़ें बताना, यही चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट है। पर्पस इसकी क्या है, ट्रांसफरिंग पेशेंट अकाउंटेबिलिटी, जो आपको एक जवाब देना था अब वो दूसरे को ट्रांसफ़र कीजिए। ऑब्लिगेशन फ्रॉम वन नर्सेज टू अनदर, एक नर्स से दूसरे नर्स को देना। ट्रांसफ़र डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट इलनेस, इसमें क्या ट्रांसफ़र किया जाता है, पेशेंट के बारे में जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, उनकी इलनेस के बारे में, उनको क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या केयर प्लान चल रहा है, यही चीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है एक नर्स से दूसरे नर्स को। इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड पेशेंट सेफ्टी, वही जैसे कि एक मेडिकेशन जैसे सुबह 6 बजे मिला तो नेक्स्ट जो उनको शाम को 6 बजे मिलना है वो कंटिन्यूटी बनी रहे, और पेशेंट की सेफ्टी के लिए दोबारा से वो मेडिकेशन उनको ना दे दिया जाए, इसके लिए। प्रोसेस इसका क्या है, क्या इसमें शामिल किया जाता है। सो प्रेजेंटेड वर्बली और इन राइटिंग, इसको वर्बली और राइटिंग दोनों फॉर्म में, क्योंकि रिपोर्ट है तो हम लोग ऐसा करते ही हैं। चाहे एक नर्स बस जो है वो कम्युनिकेशन बस वर्बली बात ही कर लेगी या फिर रिटर्न फॉर्म में दे देगी एक दूसरे नर्स को। शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट नर्सेस नेक्स्ट शिफ्ट में जो नर्स आ रही है वो पेशेंट का इन्फॉर्मेशन शेयर करना, इसमें ये होता है। डन अवे फ्रॉम द पेशेंट एंड फैमिली, ये बात को आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप ऐसा करते हैं तो पेशेंट एंड फैमिली से दूर आपको उनकी कंडीशन बताना है, नहीं तो पेशेंट घबरा जाएगा या फिर फैमिली वाले घबरा जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें पेशेंट एंड फैमिली से दूर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा था टाइप में ट्रांसफ़र रिपोर्ट। इसमें क्या होगा, जब एक पेशेंट जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे यूनिट में, कई बार पेशेंट जैसे इमरजेंसी में है, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है तो उनको आईसीयू में जो भर्ती कर दिया जाता है, या फिर एक एजेंसी डेट मीन्स कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जब ट्रांसफ़र किया जाता है उस फॉर ट्रीटमेंट के लिए, तो उस टाइम जो भी इंफॉर्मेशन बताना होता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफ़र द पेशेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडिंग यूनिट नर्स ऑफ रिसीविंग यूनिट नर्स, जो भेज रही है, जैसे कि इमरजेंसी वाली जो नर्स भेजेगी उनको सेंडिंग यूनिट नर्स बोलेंगे, और जो रिसीव कर रही है आईसीयू वाली उनको रिसीविंग यूनिट नर्स बोलेंगे, तो वही इन्फॉर्मेशन को वहाँ भेजना। सो ट्रांसफ़र रिपोर्ट आर मोस्टली गिवन बाय नर्स ऑन द फोन और मीटिंग फेस टू फेस, ये कई बार फ़ोन से ही दे दिया जाता है रिपोर्ट, क्योंकि हम लोग देखे थे ना कि ये वर्बली भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन वही अगर रिकॉर्ड का बात रहता तो ऐसा कभी नहीं होता, वो रिटेन फॉर्म में होता है। फ़ोन से भी या फिर कई बार फेस टू फेस मिल के एक वार्ड से दूसरे वार्ड नर्स जाएगी और सारी इन्फॉर्मेशन उस पेशेंट के बारे में बताती है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूड होता है, तो सबसे पहले पेशेंट का नेम, एज, कब उसका डेट ऑफ बर्थ है, मेडिकल डायग्नोसिस, वो सारा चीज़ उसमें लिखा रहेगा कि क्या पेशेंट को प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट, पेशेंट टिल टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, जब वो ट्रांसफ़र हो रहा है इमरजेंसी से आईसीयू तो उस टाइम पे क्या प्रोग्रेस, कैसी उनकी कंडीशन, क्या चीज़ें ठीक है, क्या उनमें प्रोग्रेस आया था, वो सारी चीज़ें उसमें उस रिपोर्ट में रहेगा, या फिर एक नर्स दूसरे नर्स को बताएगी। इमरजेंसी कोड स्टेटस, अगर कोई उनकी इमरजेंसी है तो वो सारी चीज़ें कोड स्टेटस का यूज़ किया जाएगा। फैमिली सपोर्ट उनको है या नहीं, कितने फैमिली आए हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या की है और नर्सिस का क्या केयर प्लान असेसमेंट डायग्नोसिस के थ्रू बना था, वो सारी चीज़ें भी दी जाती है इस रिपोर्ट में। लास्ट हमारा आ जाता है इंसिडेंस और अक्रेंस रिपोर्ट, इसमें डिटेल और रिटन रिपोर्ट द चैन ऑफ इवेंट रिजल्टिंग द कॉन्फर्मिंग
एंड अनसीन सिचुएशन ऑफ हेल्थ केयर लोकेशन। इंसिडेंट आपको नाम से भी समझ में आ रहा है, कोई ऐसा कंडीशन जो कि नहीं होना चाहिए था वो कभी कभी वार्ड में होता है वो चीज़ को इस रिपोर्ट में लिखा जाता है या फिर बताया जाता है। पर्पस क्या है? टू रिकॉर्ड एवरी डिटेल ऑफ एक्सीडेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हैपन जो मेडिकल फैसिलिटी में नहीं होना चाहिए था लेकिन वो हुई। और क्या पर्पस है? रिकॉर्ड को सबसे पहले डिटेल बताना और डिफेंड एंड प्रोटेक्ट पेशेंट इवन नर्सेस निगलेक्ट। कई बार नर्सेस ध्यान नहीं देती है जिसके कारण पेशेंट गिर जाता है, वही अन इवेंट में आएगा कि पेशेंट का गिर जाना या फिर और कोई कंडीशन हो जाना। तो वो ऐसा कब हुआ? एक नर्स उनको ध्यान देने के लिए मिला था पेशेंट को, अगर वो ध्यान नहीं दी तो ऐसा कंडीशन हो सकता है। तो उस नोट्स के थ्रू देखा जाएगा कि नर्सेस कहीं निगलेक्ट तो नहीं कर रही है पेशेंट को ना। और नेक्स्ट, इंश्योर पेशेंट रिसीव सेफ केयर, वो भी देखा जाएगा। नेक्स्ट आता है कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है, तो डेट, टाइम, फैसिलिटी, लोकेशन, कहाँ पे ये जैसे पेशेंट गिर गया तो कहाँ पे गिरा, और व्हाई डिड द इवेंट हैपन, क्यों ऐसा हुआ, क्या नर्स ध्यान नहीं दे रही थी। नेक्स्ट, कैसा इवेंट है, या फिर नेम ऑफ पर्सन को, किस पर्सन के साथ ऐसा हुआ है। तो यही था आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट में आया होगा। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जो कि प्रकाश नर्सिंग एकेडमी से है। कोई भी इसके रिगार्डिंग, इस चैप्टर के रिगार्डिंग डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल हो, ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।